This session is sponsored by Dainik Bhaskar Bhasha series. Good afternoon everyone. Thank you so much for being here. ये सेशन हम हिंदी में करेंगे, ज़्यादा हिंदी में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने साथ मौजूद पैनलिस्ट का बैठे पैनलिस्ट का छोटा छोटा परिचय दे दूं, हालांकि किसी परिचय के वे मोहताज नहीं हैं। सबसे शुरू में उदय प्रकाश जी, मशहूर साहित्यकार। गांव छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन गांव ने इनको नहीं छोड़ा। इनकी रचनाओं में कई बार दिखता रहता है, इनकी रचनाओं में गांव बसता है। सुमन सहाय, डॉक्टर सुमन सहाय, साइंटिस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और जीन कैंपेन नाम की एक मुहिम इन्होंने शुरू की थी। जीन कैंपेन के बारे में इस पैनल के दौरान वे हमें बताएंगी। संचयिता राजू, हमारे बीच की सबसे यंग पैनलिस्ट, लॉयर रही हैं और अब सैनिटेशन और साफ पानी पर, स्वच्छ पानी पर काम कर रही हैं। और मेरे साथ हैं देशराज काली, मशहूर लेखक और सोशल एक्टिविस्ट। मेरा सबसे पहला सवाल उदय प्रकाश जी, बहुत साधारण सा है। जिस गांव की परिकल्पना गांधी ने की, वो गांव अब हमारे भारत में कितना बच गया है? मुझे ये कहना है कि मैं खुद गांव से हूँ, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश की सीमा के गांव से, और घूमा बहुत है भारत को। तो ये लगता है सबसे पहले कि गांव, भारतीय गांव जिसको कहते हैं, भारतीय ग्राम, इंडियन विलेज, वो है क्या, उसका मॉडल क्या है। मुझे लगता है कोई एक मॉडल नहीं है। और आप अगर पूरे भारत को देखें, हमारे पास जो हिंदी के जो लोग हैं, उनके दिमाग में जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत है, उसके गांव हैं, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, ऐसी जगहों के। और जो साहित्य है, मुंशी प्रेमचंद को तो कथा सम्राट कहा जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु, उनकी रचनाओं में जो गांव है, भारतीय गांव है, ग्राम है, वह एक मॉडल है। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण की तरफ जाते हैं या उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं, तो गांव दूसरी तरह के होने लगते हैं। तो यही कहना है कि गांव एक तरह का नहीं है भारत में। इसलिए हर गांव में जो इन पिछले 200 साल मान लीजिए, ब्रिटिश पीरियड से लेकर के आज तक, उससे ज़्यादा जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव क्या हैं। अब ये तो बहुत अभी काम कर रही हैं। अभी मुझसे बात हो रही थी तो कहीं न कहीं गांधी से कनेक्ट कर रही थी आज के गांव को। और मुझे याद आता है कि पीसी जोशी ने, जिनकी किताब है एक बड़ी मशहूर, ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव इन चेंजिंग विलेजेस, उसमें क्या है कि उन्होंने सिद्ध किया है कि गाँव के जो बदलाव हैं, वो गांधीयन भी हैं और बियॉन्ड गांधीयन भी हैं। बहुत कुछ जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ नहीं लेके आ रहा है, कई तरह के प्लान्स लेके आ रहा है, नीतियाँ, योजनाएं लेके आ रहा है, उसके दबाव में जो गांव बदल रहे हैं, और जो उनका इंट्रिंसिक बदलाव होना चाहिए, जो संभव था, जिसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया। तो इन सब के बीच में हमें देखना पड़ेगा। अब देशराज जी जहाँ से आए हैं, पंजाब से, वहाँ बिल्कुल अलग गाँव है। और बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा पाठक रहा हूँ आपके रचनाकारों के, और जगदीश चंद्र, कभी न छोड़ें खेत, धरती धन न अपना। वहाँ का आप देखिए, वहाँ का गांव देखिए, और वहाँ के लोगों के, किसानों की स्थिति देखिए। और फिर आप अपने यहाँ जाइए, तखत शिशु शंकर पिल्लई है ना, फिर इधर जाइए, बंगाल में जाइए, तो कौन नहीं है, ताराशंकर बंदोपाध्याय, और जिन पर पाथेर पंचाली बनी। यानी पूरा का पूरा जो हमारा नावल है, वो विलेजेस पर है, वो किसान पर है, पीजेंट्स पर है। और भारत जाना ही जाता है बहुत बड़े गांव के रूप में। आज जब हम हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसको शहर बनाएंगे, और शहर भी इस तरह नहीं बनाएंगे जो बहुत ग्रेजुअली गांव का विकसित रूप हो। हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, है ना। तो यह जो अचानक लीप है,
उसके आप उसमें देखा जाए, मेरा ये अनुरोध है कि गाँवों का जो परिवर्तन है, जो उनका क्रमिक विकास में हो रहा था, वह किस रूप में हुआ, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनकी वजह से क्या ऐसा हुआ कि बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, लोन्स, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, लोन्स, सब कुछ होने के बावजूद आज हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीजेंट फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड्स। आपके पंजाब में भी जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ कहा जाता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो अचानक पूरा पंजाब रंगीन हो गया था, और अब लुधियाना में, बठिंडा में, गुरुद्वारों में जाते हैं सफ़ेद कपड़े पहन के औरतें, तो अचानक सफ़ेद कैसे हो गया? तो कुछ समस्या ऐसी है गाँव की जिसकी ओर हमें देखना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि जो हम लोग बातचीत करें वो इसी पर्सपेक्टिव में हो, वो सिर्फ एक गांव बहुत अच्छा है ऐसा ना हो, बल्कि हम कुछ ऐसी बातें करें। इसलिए डॉक्टर सहाय से ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि तकनीक और ज़मीन के बीच के पुल को बनाने का काम किया जीन कैंपेन के ज़रिए। आप बल्कि विदेश से लौटी और पिछले 25 सालों से किसानों के साथ काम कर रही हैं। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिससे आपका साबका पड़ा, और अभी वो विकास के मॉडल में कहाँ कमी रह जाती है कि हम इंडिजिनस को भूलकर तकनीक के पीछे भागते हैं, या फिर तकनीक को ठीक से नहीं समझ पाते और इसलिए वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है? तो वो कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां रही हैं जिनसे आपका वास्ता हुआ? एक तो आपने इतनी अच्छी शुरुआत की है कि अपने आप ही ये चर्चा आगे चलेगी। गांव की पहचान, इस सेशन का नाम है गांव और देश को जोड़ना। मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव और मेरा देश, क्योंकि देश की पहचान है गांव से, और गांव की पहचान है खेती से। जब तक खेती जिंदा रहेगी, जब तक खेती बरकरार रहेगी, जब तक खेती मुनाफे का सौदा रहेगा, तब तक गांव रहेगा। जिस दिन आप खेती को बर्बाद करना शुरू कर देंगे, उस दिन गांव की बुनियाद को आप उजाड़ना शुरू कर देंगे। और बहुत ही अफसोस के साथ हम सबको इस पे चिंता करनी चाहिए कि आज हम खेती को उजाड़ रहे हैं, और खेती को उजाड़ते हुए हम गांव की बुनियाद को उजाड़ रहे हैं। आज आपने कहा कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खेती उनको खिला नहीं पा रही है, उनके परिवारों को पाल नहीं पा रही है। तो उस खेती को बिना दोबारा से ज़िंदा किए हम गाँव का सपना और इस देश का सपना नहीं देख पाएंगे। अब खेती में जो चुनौतियां हैं वो टेक्नोलॉजी से नहीं पूरी की जा सकती हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी कभी आएगी जो कि बड़े फ़ायदेमंद होगी, कोई चीज़ ऐसी आएगी जिससे कि किसानों का बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन ये ना भूलिए कि किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में जितना कि छत्तीसगढ़ का किसान, झारखंड का किसान, उत्तराखंड का किसान, उत्तर कन्नडा और तमिलनाडु के उन सूखे इलाकों का किसान, गुजरात का किसान, विदर्भ का किसान, जितनी कठिन परिस्थितियों में ये किसान फसल पैदा कर लेते हैं, वो हम और आप करके नहीं दिखा सकते हैं। हिंदुस्तान की खेती और हिंदुस्तान के गांव जो हैं, महज पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के नहीं है जहाँ पे कि पानी पर्याप्त मात्रा में है। हमारे किसान की चुनौती, हमारी खेती की चुनौती और हमारे गांव की चुनौती सबसे पहले पानी है। हम समझते हैं कि आज अगर आप कहें कि हम इन चुनौतियों का हल कहाँ से निकालना शुरू करें, तो उसका एक मॉडल नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप किसान के पास जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसान तबके ने पहले सूखा नहीं देखा हो। सूखा देखा है, बाढ़ देखी है, बेमौसम बरसात देखी है, फसल की बीमारियां देखी हैं, अन्य इस तरह की चुनौतियां पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों ने देखी हैं। और क्योंकि वो बुद्धिमान तबका है, उन्होंने इन चीज़ों के जब हल निकाले तो इस हल को एक ज्ञान के रूप में अपने समुदाय में बना के रख लिया। तो आज अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि उत्तराखंड, जहाँ पे जीन कैंपेन भी काम करता है,
उत्तराखंड में मौसम जो का परिवर्तन इस तरह से हो रहा है कि बरसात इस वक्त आने के बजाय उस वक्त आ रही है। किसान समुदाय आपको बताएगा, सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, झारखंड का भी, उत्तर कन्नड़ा का भी और पूर्वोत्तर का भी, कि ये प्रजाति जो आपकी धान की है ये अब मत लगाइए, ये कामयाब नहीं होगी। वो आपको बताएंगे, महिला किसानें भी बताएंगी और पुरुष किसान भी बताएंगे, वो प्रजातियां जो हैं उनको लगाइए, वो बदलते मौसम में भी कामयाब होंगी, फसल आपको मिल जाएगी। ये किसी तकनीक से कम नहीं है ये ज्ञान। तो मेरे कहने का मतलब है कि चुनौतियां जो आज हमारे सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आधुनिक विज्ञान ज़रूर योगदान देगा, लेकिन ये बुद्धिमानी का अभाव होगा अगर हम किसान के पास न पहुँचे अपने सवालों का जवाब सबसे पहले ढूंढने के लिए। और अगले दौर में हम आपको बताएंगे कि ये जो चुनौतियां हैं इनका विकल्प, इनके समाधान किसान किस तरह से ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। My next question to you, Sancheta. You chose to work in the field of clean water, providing clean water and sanitation. What made you take that leap, and why did you choose coastal Andhra as your project area? You know, before I answer that question, I have something to add to what you said. I don't know, I look at it a little differently. First of all, I'm going to speak in English. My Hindi is not so shuddh, and amongst all these illustrious authors, I'm not going to venture to speak in Hindi. I can speak in Tamil or Telugu, but I don't think anybody here will understand. So I'm sticking to English. But I firmly believe that technology can be a huge enabler. I have a slightly different point of view here. Nobody actually wants to leave home and come into the cities. That's something I believe. The moment you come into the city, in a sense, it dehumanizes you. You come in thinking you're going to this beautiful world and you're going to make it and you're going to make a lot of money, and then you come in and reality hits you. And it's a very tough life. You end up living in a slum, you don't have any jobs, infrastructure is not there in the cities to keep us going. But then you look at their lives in a village. When we say village, to most of us in the cities, the picture that comes to our mind is something that's very beautiful and green and clean and all of that. But the reality couldn't be further from the truth. They don't have access, like you said, to medical care, they don't have access to education, everything is a distant dream, and most importantly, there is no economic opportunity. So I believe if you're really going to keep our villages alive, technology comes in as a huge enabler. And I'll give you an example in the work that we do. In the places that we work, most of them are off-grid. So even if they are connected to the grid, electricity supply is very erratic. So if you look at giving them water and sanitation, unless you look at a holistic solution, you go solar. Why not harness the power of the sun in a country that has so much of abundant sunshine? So we set up solar-powered water stations. We use the wastewater for flushing and washing in community bio-toilets. Again, we're using technology. We had a session yesterday where we were talking about Swachh Bharat and the caste system and how that's one of the biggest obstacles that one faces. Here, technology comes in as an enabler. In a bio-toilet, there is no human intervention that's required. And poor people don't need poor solutions. It's not just for us in the cities to have access to the best. The moment you give that in the villages, you give them a reason to stay in familiar surroundings. That's when I think you'll actually have our villages grow and flourish. And when we're talking about Gandhiji, I mean, I don't know, this is my point of view. I think maybe a lot of people will disagree. But I don't think he was somebody frozen in time. If he was alive today, he would say, you know, get children in the villages access to some of the best libraries in the world, give them access to information, let them have access to opportunity that any child anywhere else would have, and that's when it'll grow. I mean, what was Panchayati Raj and decentralization all about? Giving the people at the grassroots an opportunity to decide what they wanted their life to be. I mean, and why Andhra is because I'm from Andhra, so everybody likes to go back to their roots. So my roots are there, and so I said if I'm doing anything, it's always nice to start at home first. Everybody likes to go or wants to go back, dreams of going back, but we don't, a lot of us. So you've taken the leap. Congratulations on that. देशराज जी, संचेता की बात को आगे बढ़ाते हुए
एक जो चीज़ होती है जो उन्होंने कहा कि लाइवलीहुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ग्रामीण भारत में शिक्षा का दर जो है वो 65-68% के आसपास है, जबकि अर्बन भारत में 85% के आसपास है, तो वो बहुत बड़ा गैप है। आपने पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप स्कीम पर काम किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। ऐसी कई सारी स्कीम्स शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश में मौजूद है, लेकिन जानकारी का अभाव है। उस स्कीम के बहाने और जो आंदोलन आपने शुरू किया उसके बहाने हम एक बार अपने श्रोताओं को ये बताएं कि किस तरह एक मुहिम 3 लाख 3.5 लाख नई किस्म के अवसर पैदा करने का रास्ता खोलती है। उससे पहले मैं, ये आवाज़ आ रही है, इसे इस्तेमाल कर लेता। उससे पहले मैं ये बात जो हमारे बड़े भाई उदय प्रकाश जी ने शुरू की थी और संचेता ने भी उसकी ओर इशारा किया, और जिस हवाले से इस सेशन का नाम मेरा गांव मेरा देश रखा गया, ये सैद्धांतिक सवाल है। हम गांधी जी को याद कर रहे हैं तो सैद्धांत ये है कि गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड हुकूमत चाहते थे, नीचे तक आखिरी आदमी तक वो सारा स्ट्रक्चर जो है, वो सारा जो डेवलपमेंट है, एंड तक आखिरी व्यक्ति जो गांव के किसी किनारे पर बैठा हुआ है उस तक वो बात पहुंच जाए। अब ये सेंट्रलाइज्ड है सारा सिस्टम। कल भी उस समय भी मैं बात कर रहा था कि डीसी तक आते आते, एसडीएम तक आते आते सारा जो राजीव गांधी जी ने माना था कि ऊपर से अगर 20,000 चलता है तो नीचे आकर 20 रह जाता है। तो ये इस सैद्धांतिक जो सारी हमारी जो कॉलोनियल लीगेसी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, भारत का गांव उसे झेल रहा है। और पंजाब की बात तो भाईजान, पंजाब को माय गॉड, ये जो मैम आपने कहा था कि पंजाब जब दूसरे जो इलाके हैं जिनमें पानी बहुत है, तो एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा पंजाब की। तो पंजाब में एक इलाका था सीरोवाल, ये भोगपुर जलंधर से भोगपुर पर एक पूरा एरिया है, सीरोवाल बोलते हैं, सीर बोलते हैं जो चश्मा फूटता है। तो वहाँ पानी के चश्मे फूटते थे, तो उस एरिया को, उन गाँवों के कुछ एरियाज को सीरोवाल बोलते थे। वहाँ ऐसे रेत को हटाया, पानी आ गया, पी लिया हमने, है ना, चुली में लेकर पी लिया, इतना पानी था। ये 15-20 साल पहले की बात है। अब वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल जो है 300 फुट नीचे चला गया है। तो ये हरी क्रांति के लिए, ये भारत का पेट भरने के लिए, ये जो सारी समस्याएं हैं, इन्हें जूझते हुए पंजाब के बहुत सारा एरिया जो साइंटिस्टों ने, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, वो अनफर्टाइल हो गए हैं, बांझ हो गई है। बहुत सारे इलाकों में बांझ हो गई है धरती पंजाब की, बिकॉज ऑफ सो मेनी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना यूज किया। और मैं नेक्स्ट राउंड में बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या पंजाब के गांव क्या क्या झेल रहा, क्या क्या झेलेगा। नॉट ओनली जे अनफर्टाइल धरती नहीं, महिलाएं, पुरुष, ये सारा हरी क्रांति का जो है। और जिस हवाले से शिक्षा के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो वो भी गांव में बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति थी। तो 2010-9-10 के करीब मैं पत्रकार हूं, तो मेरे पास एक लड़की आई एक सवाल लेकर कि सर, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, जिस दलित परिवार के आमदन एनुअल 2.5 लाख से कम है, वो मैट्रिक के बाद शिक्षा ले सकता है। और बादल साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 2009 में कि वो 0 फीस पर शिक्षा लेगा और उसका वो सारा फीस रिफंड हो जाएगी, कॉलेज को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो 2009 में ये है, मतलब वो नोटिफिकेशन के बाद भी, और सरकार का जो बहुत लंबे समय से चल रहा था एक स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो बहुत नहीं तो 200-300 लोग, 200-300 विद्यार्थी थे। तो
उससे मैंने कुछ स्टडी करना शुरू किया, कुछ अपने पॉलिटिकल दोस्तों को, जर्नलिस्टों को, राइटर्स को, जो दलित समुदाय की सोसाइटीज़ हैं उनमें कुछ सिंसियर भी थे, कुछ खाने पाने वाले भी होते हैं, कुछ SC एट्रॉसिटी एक्ट लगाकर पैसे पूसे बनाने वाले भी थे, मगर हम उनके पास भी गए। तो ये एक मूवमेंट हमने शुरू की, मैं उसका कन्वीनर था वहाँ पंजाब में। तो धीरे धीरे ये लड़ाई चलती, उसके बहुत सारे पहलू हैं, मगर नाउ द पोजीशन इस देश की इस साल जो ये सेशन है 2015-16 वाला का, उस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में 3,05,000 बच्चे एनरोल हो गए। तो ये मूवमेंट थी। तो उसके आगे मुझे लगता है कुछ हवालों से बात करूँगा जी। उदय प्रकाश जी, जब अभी जितनी बात हुई उससे ये जाहिर सी बात है कि एक यूनिवर्सल विलेज मॉडल जो है वो हमारे देश में नहीं चलेगा। तो क्या ऐसे में फेडरल सिस्टम को और मजबूत किए जाने की तरफ कोशिश होनी चाहिए ताकि हर राज्य का एक अपना इंडिविजुअल मॉडल तैयार किया जा सके? नहीं, बिल्कुल, मैं तो अभी सहमत हूँ जब आप कह रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे। गांधी जी तो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लेकिन हम कभी न भूलें कि गांधी जी पर्यावरणविद भी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, और इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से होने वाले जितने खतरे थे उसको वो पहचानते थे, और इसीलिए उन्होंने गाँव की स्वनिर्भरता पर बात की थी। और कहीं ना कहीं उसमें यह अंतर नहीं था कि वहाँ पानी भी होगा, नदी भी होगी, जंगल भी होगा, जो पानी के सोते हैं वो भी होंगे, और कुटीर उद्योग होंगे। और आप ध्यान रखेंगे जब वो चरखा चलाते थे तो चरखा मशीन था, तो वही व्हील और गियर सिस्टम था जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती थीं। तो ही वॉज यूजिंग ए मशीन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मेरा ये कहना है कि आप सोच के देखिए, अब ये साउथ की हैं, केरला के बारे में सोचिए। मुझे याद है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में हुआ तो हम लोग डिस्कस करते थे कि हमारे पास दो मॉडल हैं, एक पंजाब मॉडल और एक केरला मॉडल। तो केरल में स्त्री पुरुष में समानता हो रही थी और एजुकेशन लिटरेसी लगातार बढ़ती जा रही थी। वहाँ एक खास तरह का लिबरल और एक बहुत ही मॉडरेट, बहुत अच्छा विचार लोगों के बीच में सामने आ रहा था। और पंजाब में हम देख रहे थे कि जो प्रॉस्पेरिटी आई, जो समृद्धि आई, उसमें तो जाना जाता है कि विस्की और चिकन फ्राई, और बाद में ये ड्रग्स है ना, और क्राइम और अपराध। तो ये परिणाम हुए। तो जब आप बहुत अधिक उपजाएंगे, धरती का बहुत अधिक शोषण करेंगे, और आपके उद्देश्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो समस्या पैदा होगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको मुनाफे को भूल जाना होगा। ये जो GDP का ग्रोथ, ये जो प्रॉफिट्स ये हर जगह हो रहा है, इसको हमें कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि भारत की जो पहली वाटर इंजीनियरिंग है, जल अभियांत्रिकी, उसकी शुरुआत साउथ में ही हुई और आंध्रा में हुई। और जब कावेरी और उसका एडिकट सिस्टम बनाया गया, दैट वाज फर्स्ट इन द वर्ल्ड। यानी वह राज्य, वे देश जहाँ पर वाटर इंजीनियरिंग इतना कमाल का था। मुझे याद है कि कर्नाटका को और आंध्रा को 1000 झीलों और तालाबों का राज्य कहा जाता था, इतने तालाब थे। हमारे यहाँ आई एक स्कीम मुझे याद है, जो राजीव गांधी जल संभरण योजना, बहुत पैसे दिए गए पंचायतों को, कई लाख दिए गए कि आप कुछ मत करिए, पानी को रोकिए। बरसात का पानी जो 72% समुद्र में चला जाता है, उसको रोक लीजिए, तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। वो पैसा कहाँ गया? तो एक चीज़ जिसको हम भूल जाते हैं वो ये कि जो पॉलिटिक्स है ना, जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं सत्ता का, तो जो उसकी खराबियां हैं वो ग्रास रूट तक आती हैं। करप्शन आ गया, वायलेंस आ गया, क्राइम आ गया, वो सारा पैसा खा लिया गया और वह सफल नहीं हुआ। तो बहुत सारी स्कीमें आई। आज हम देखते हैं, अपने गाँव में देखते हैं, नदी नहीं बची है। आप हर रोज़ पढ़ते होंगे कि नदी मर रही है। मेरा घर जिस गांव में है वो सोन नदी के किनारे है, और 3 जुलाई 2010 को सोन पहली बार हज़ारों साल के बाद सूख गया। तो नदियाँ नहीं हैं। नदियाँ इसलिए नहीं है कि जंगल नहीं है। जंगल क्यों नहीं है? तालाब नहीं है। यानी हमने उन चीज़ों को देखा नहीं। तो मुझे यह लगता है कि टेक्नोलॉजिकल, या जिसको हम बायोजेनेटिक साइंस कहते हैं, जैविक खेती, वह उपयोगी तो है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आधार बनाना पड़ेगा। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा
जिस पे सोचा जाना चाहिए, वो मैं देवेंद्र शर्मा का पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। वो ये कि गांव में जो 10 एकड़ का किसान है, 5 से 10 एकड़ का, वो जितना भी खाद डालता है, सिंचाई उपयोग करता है, जितना बिजली कंज्यूम करता है या फ्यूल कंज्यूम करता है, फिर लेबर इनपुट उसमें, फिर सीड्स और हाइब्रिड सीड्स और ये, उनको सबको आप जोड़ के देखिए, साल भर में जितना खर्च हुआ और जो उपज हुई उससे जो लाभ हुआ, तो हर महीने अगर आप औसत निकालें तो 10 एकड़ के किसान के पास 2700 से लेकर के 3000 रुपये तक की आमदनी होती है। और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी को देखें, उसकी 15,000 महीने की तनख्वाह होती है। यानी एक पियन 5 किसानों को, जिनको मिडिल पेजेंट्री कहते हैं, उनको अपना चपरासी बना कर रख सकता है। तो इतना बड़ा गैप, मतलब विलेज इकोनॉमी और जिसको हम जो भी कहें, जो हमारे जो लक्ष्य हैं, उसके बीच में अंतर हुआ, उससे इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हुई है। और मुझे लगता है कि जो आर्थिक विषमता है, जिसकी हम हर रोज़ बहस करते हैं और कहते हैं कि अगर ये बढ़ता गया तो बहुत विस्फोटक हो जाएगा, और इतना विस्फोटक हो जाएगा कि उसको संभालना सिर्फ नारों से और भाषणों से और विज्ञापनों से या मैनिपुलेट करने से मीडिया और सब चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो उसको समझना होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत इमीडिएट, तत्काल, तुरंत इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसको समझना चाहिए। क्योंकि जितने भी आज हम जो अपसर्ज देख रहे हैं, जिनका हम विरोध करते हैं, वायलेंस गाँव में पूरा आंध्रा से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं यह शामिल है। तो यही कहना है। और एग्रो इकोनॉमी को संभालना होगा। देश हैं बहुत सारे जिन्होंने इसको फिर से रिबिल्ड किया। किसान जब सिर उठा के चलेगा और उसके सिर पे फिर वही पगड़ी लहराएगी और औरतें फिर वही चुन्नी और घाघरा सब शुरू होगा, वो रंग बिखरेंगे, तब लगेगा कि हाँ, भारत कुछ है। दरअसल मेरे पास पूछने के लिए सवाल नहीं है, तो मैं चाहूँगी सुमन जी उदय प्रकाश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरह किसान समृद्ध होगा, उसके सर पे वो पगड़ी लहराएगी, उसकी दिशा में क्या किया जा सकता है, उस पर हमें उदय प्रकाश जी के शब्दों के बाद और कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। लेकिन 2 चीज़ों पे हम ज़रा टिप्पणी करेंगे जो आपने कहा, और वो है कि खेती से क्या पैदा होता है। 10 एकड़ से 10 एकड़ का मालिक तो मतलब शहंशाह है आज की तारीख में, इतनी ज़मीन है किसके पास। लेकिन अगर आप 1 एकड़ की खेती देखें आपके इलाके में या झारखंड में या इस तरह के किसी भी इलाके में जहाँ महुआ के पेड़ हैं, 10 महुआ के पेड़ से 50,000 रुपये एकड़ की आमदनी है। महुआ के फूल से, महुआ की शराब से, महुआ के तेल से आप उस तरह की आमदनी, और पेट भर के आप महुआ के फूल सुखा के आटा भी बना लेते हैं, उसके पराठे भी बनते हैं, उसका हलवा भी बनता है, आप भूखे नहीं रहेंगे। महुआ का तेल बेच के आप अच्छा खासा एक आमदनी कमा सकते हैं। और महुआ की जो अन्य और पदार्थ बनते हैं जिनका कि जिक्र आगे करना शायद उतना उचित ना हो, उससे आप शाम को खुश भी रहेंगे। तो कहने की बात है कि छापा जहाँ लगता हो, जिस एक्साइज वाले की हिम्मत पड़ती हो झारखंड और छत्तीसगढ़ के गांव में आने की, वो छापे वाले को भी आज हमको देखना है। तो कहने का मतलब उसको भी बढ़िया पिला देंगे, उसको भी देखना होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो आपने कहा और जो आपने कहा कि हम गड़बड़ कहाँ, मतलब रास्ता कहाँ हमने खो दिया है। हरित क्रांति तो एक रास्ता है जहाँ हमने रास्ता वाकई खो दिया। लेकिन आप नीति निर्धारण को देखिए इस देश में, और ये हमको लगता है इस कमरे में हर कोई जो बैठा है और बाहर जो हर कोई घूम रहा है, अगर आप उनसे पूछें कि नीति निर्धारण इस वक्त इस देश में किसके लिए हो रहा है, क्या भारत के गांव के लिए हो रहा है कि वो स्मार्ट सिटीज़ के लिए हो रहा है। नीति निर्धारण इस देश में शहरी आदमी के लिए हो रहा है, गांव वासियों के लिए नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं जब तक इस कमी को नहीं पूरा किया जाएगा या इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा, हमें अपने जीवन में कई अवसर मिले कई कमिटीज़ में बैठने के लिए। एक कि आपको छोटी सी मिसाल दें,
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, केंद्रीय उसका क्या है, सलाहकार समिति, देश की सबसे उच्च कोटि की समिति है जिसको कि एजुकेशन पॉलिसी को दिशा देने का काम मैंडेट है। हम हर मीटिंग में चिंगाड़ते थे कि भैया प्राइमरी एजुकेशन ग्रामीण स्तर पे, और वो ख़ास तौर से लड़कियों के लिए हमारे पूरे देश का जो बजट है 10 साल का वो बजट 75% इसके लिए जाना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल्स स्कूल्स, रूरल एरियाज़। हर मीटिंग में ये होता था। हमारे बगल में एक सज्जन बैठते थे जिनका नाम हम नहीं लेंगे। उन्होंने घूम के एक दिन हमसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप भी रट्टा लगाई हुई हैं प्राथमिक और लड़कियां और ग्रामीण, कौन से आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ? और यही है खेल, यही है खेल कि हर आईआईटी और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को सब्सिडाइज किया जाता है। टर्शरी एजुकेशन जहाँ पे उन लोगों के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जो कि कभी भी ग्रामीण स्कूल में नहीं जाएंगे, उनके लिए हमारे देश का जो एजुकेशन का बजट है वो जाता है। और जब तक ये रहेगा तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। दिल्ली जैसे शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे 18-20 नहीं तो 40-50 होंगे। आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाजियाबाद और हापुड़ की तरफ चले जाइए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर तो दूर रहा, एक नर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि बजट आपका जाता है दिल्ली के एक और क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में अगर बहुत हुआ तो किसी ने बहुत चिल्लाया तो भोपाल हुआ, हो सकता है यहाँ चला आए, लेकिन गांव में नहीं जा रहा है वो मेडिकल कॉलेज। वहाँ का आपका डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल जो है उसमें दवाएं नहीं पहुँचती हैं, बजट नहीं है साहब। तो हम समझते हैं कि हमारे सामने जो चुनौती है, भारत के सामने जो चुनौती है, वो है कि हम नीति निर्धारण में अपनी दखल कैसे रखें। ये हमारा और आपका दायित्व है। उनकी तरफ उंगली उठाना कि वो गलत करते हैं, ये हम कब तक करते रहेंगे? तो हम एक तरह से ये आपकी तरफ इस सवाल को पलट के कह रहे हैं कि ये आपका भविष्य है, ये इनका भविष्य है और इनके हम उम्र के का भविष्य है। इनको दखल देनी पड़ेगी नीति निर्धारण में। आप लोग सब लोग जो आज छोटे छोटे से जो पीछे की तरफ बैठे हैं ना, आपको दखल देनी पड़ेगी नीति निर्धारण में, वरना वही होने लगेगा जो झारखंड में हो रहा है और जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है और जो इन इलाकों में हो रहा है। हम कई सालों से झारखंड में काम कर रहे हैं और मेरे सामने जिन माताओं और मौसियों के बच्चे खेलते थे इतने इतने बड़े, वो आज के नक्सल कमांडर हैं वहाँ के, जिनके हाथ में बंदूकें आ गई है क्योंकि कलम आपने कभी थमाई नहीं उनको। तो हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा ना करें, अगर हम ये रास्ते निकालें, ये कोई सरल रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हारे पीढ़ी के और अन्य लोग जो यहाँ हैं, अगर एक चीज़ करें और वो है कि हमारे राय के बिना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप विशेषज्ञों से ना बात करें, ज़रूर विशेषज्ञों से बात करें, पढ़ाई की एक अहमियत होती है, लेकिन बिना हमारे दखल दिए, और ये हम आपके कंधों पे क्यों डाल रहे हैं या आपके कंधों पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य आपको बनाना होगा, गांव को और शहर को जोड़ना होगा, और स्मार्ट सिटी के बजाय आपको स्मार्ट विलेज की चर्चा करनी होगी। काली जी, आप उस पर कुछ कहना चाहते थे? अगर कोई बात नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, मेरे बाद जन्म ले सकती है तो बोल भी सकती है। जी तो मैंने एक बात जो नीति की कर रहे थे, पॉलिसी मेकिंग की बात मैम कर रहे थे, उसके साथ मैं एक जोड़ना चाह रहा हूँ सर। जो मैंने देखा पंजाब में विजनरी जो हमारे लीडर हैं वो नहीं रहे। अब हम गांधी जी को याद करते हैं, उनसे बहुत सारी मेरे इख्तलाफ हो सकते हैं, अम्बेडकर से हो सकते हैं,
नेहरू से हो सकते हैं, मगर एक विजन। तो मैं पंजाब में देख रहा हूं कि प्रताप सिंह कैरो हुए हमारे मुख्यमंत्री, उनके विजन के आधार पर पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। 1952 में लैंड कंसोलिडेशन होता है। किसी छोटे किसान के पास 4 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ यहाँ है, 3 एकड़ वहाँ है, 2 एकड़ इधर है, इस तरह का। तो उन्होंने लैंड कंसोलिडेशन कर दिया कि एक जगह चकबंदी कर दी उसकी, तो एक जगह हो गया। तो वो काम, वो सहूलियत, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसको पानी की और सारी और चकबंदी की, उनके विजन के बदौलत क्या हुआ, विजन में बाय प्रोडक्ट भी होता है। अगर कुछ विजनरी हो, कुछ पॉजिटिव हो, हुआ ये कि तब गांव में जो दलित बस्तियां थी उनके लिए पगडंडियां नहीं थी, रास्ते नहीं थे, तो वो किसानों के खेतों में से होकर जाया करते थे। तो वो किसान कई बार उन्हें डांट भी देते थे और लड़ाई झगड़े एट्रॉसिटीज होती थी। तो उनकी एक जो स्वाभिमान होता है, वो गरिमा, जो फीलिंग होती है, वो नहीं रहती थी उनका। मगर जब वो चकबंदी हुई तो उनके लिए गांव के इर्द गिर्द जो है वो रास्ते बन गए, वो गलियां बन गई। तो वो सरकारी जब पंचायती ज़मीन जो थी उस पर बन गई, तो अब वो किसी किसान के मतहत नहीं रहा। कोई किसान उसे डांटने वाला नहीं है कि अब तुम कहाँ से जा रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ है कि जितने मुख्यमंत्री आए, आया कांग्रेस से आए, अकाली से आए, सांझा से आए, कहीं से भी आए, इतने डफर किस्म के लोग, कोई विजन नहीं है वहाँ। मतलब कपूरथला में सर, मतलब ये जो चावल है वो डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश हैं, रुड़की के हैं, पूरे विश्व को चावल का पैदावार करके दिया उन्होंने, साइंटिस्ट हैं वो खुश, उनका नाम है, वो खुश ही रहते हैं। रुड़की गांव के, मेरे गांव के पास के, वो जो था वहाँ रिसर्च सेंटर कोलैप्स कर गया, ख़त्म कर दिया। सब्जियों का एक बहुत बड़ा सेंटर सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था रोपड़ के पास, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, उसको लैंड को सेल कर दिया। पूरे विश्व में गन्ने की पैदावार, जो बीज पैदा किए, जालंधर में था रिसर्च सेंटर, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। पर्टिकुलरली जब बादल गवर्नमेंट जब से आई तो वो साइंटिस्ट माइग्रेट कर गए, कनाडा में चले गए। 2-3 मेरे मित्र हैं वहाँ पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, जो दुनिया को गन्ना पैदा करके दे रहा था साइंटिस्ट, वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल रहा है कनाडा में। ये विजन है, ये विजन है। बेच डाली, जमीन बेच डाली वो सारी की सारी रिसर्च सेंटर की। हल्दी पर काम होता था बहुत अच्छा होशियारपुर में, कोई अब वहाँ हल्दी नहीं बीज रहा है। तो ये एक विजन मुझे नहीं नजर आ रहा किसी में। पंजाब में अगर मैं अब की सारी लीडरशिप देख लूं तो किसी के पास कोई विजन नहीं है। तो मुझे लगता है नीति के साथ साथ कुछ विजन, ये विजनरी लड़की कुछ बताएगी। बिल्कुल, और इसलिए इस विजनरी लड़की से ही अगला सवाल है मेरा, और जो कि मैं डॉक्टर सहाय की बात से आगे बढ़ाते हुए संचयिता, a lot of people feel, we also feel that what can I do? How can I change? How can I make that change? What will be? I'm just one person. I'm just that one individual. So we'll talk a lot. We'll read a lot. We'll also sympathize a lot. We'll do a lot of chest beating. But when it comes to doing something on the ground, we step back because we feel that nothing is conducive. The environment that we live in is not conducive to any change. You have shown the path. So I'm going back to the first question. What made you take that leap? Inspire the youngsters here. I think an individual can do a lot. I mean, it's about following your own path in life, right? Whatever profession you choose, it'll come with it a unique set of obstacles, and you can't let that stop you. So whether you're a writer or you're a journalist or you're working in the social sector, whatever you choose to do, there will always be those who say you can't succeed. But the only thing I'd say is you just have to believe in yourself and give it your all. I was very lucky when I started out. I had my parents who were very nice and said, go follow your dream, do whatever it is you want, and we'll back you. If you fail, it doesn't matter. But life is about taking those chances. And if you look at the people that I work with, and I go back to the villages and I work with a lot of young people,
Because while technology is a solution, it's at the end of the day, it's the people who make that technology work or not, right? You can have a Mercedes-Benz, you don't know how to drive and you go and bang it and you say the car is a disaster. That's not the case. So it's the same thing with the work that we do. We involve the local people. I mean, you know, we're talking about villages and how unless our villages survive, our country will not survive. But if you speak to young people in villages, at least the experience I've had, we work in 20 villages and 6 schools right now, they don't want to stay in the village, they want to come into the city. They tell me in Telugu, akka naku undaniki ishtam ledu, nenu Visakhapatnam vachestanu ledante nenu Hyderabad velipotanu, meaning I don't want to stay here. The son of a farmer often doesn't want to be a farmer, they want to get into a different profession. And I see this as a very sad reality, but this is what it is. So we have to work with what we have, and that's where I feel, you know, like if Gandhiji was alive today, I think maybe he would not be stuck with the charkha. He would look at, he'd probably say, let's get internet into the villages, let's get them connected, let's feel part of one world and not cut off in isolation. It is like the idea of a forest, right? When we look at a forest, we assume everything will be the way it was 5,000 years ago, but we forget that there were so many challenges then. So unless we learn to change with the times and embrace change as something that's good and to be celebrated. When we're talking about our farmers, I have an example. I've gone to a place called Gulbarga in Karnataka, where we were documenting at that time the benefits of technology and how introducing best agricultural practices changed their lives. How suddenly when they got connected to the marketplace online and cut out the middleman, they were getting a much better return on investment. So I believe that my generation, we are materialistic. I'm not going to kid you. Everybody, talk to any of the young people here and ask them if they don't want to make money in life, whether it's in the villages or cities. 9 out of 10 times they'll say, yes, we want to make money, yes, we want to earn a living, and there's nothing wrong with that. I don't want to just be in khadi. Gandhiji did that because at that time it was an incredible weapon to deal with colonialism. And he hit them where it hurt the most in terms, because we used to import our cloth, so their mills had to shut down. Today, in the context that we are, we are a global world. So we'll have to equip our villages to deal with the changes that are there, because young India is aspirational India. They don't want to live the way people lived maybe 100 years ago. We romanticize a lot about the past. Yeah. But why not embrace the future? I mean, that's what I feel. I don't know if you agree with me or not, but... ये जो चाहना है, मैं पंजाब के गांव में जो बताना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए, कि वो भी चाहते हैं, और पंजाब की हालत ये है कि वो विदेश जाना चाहते हैं। और विदेश में जो आपने रिसेंटली न्यूज़ वो पढ़ी होगी, कैसे 20 नौजवान जो हैं वो कश्ती में जाते हैं और डूब जाते हैं, वो ग्रीस वाली। तो पंजाब के चाहते हैं, मगर पंजाब में मुझे कोई हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। अब तो मरना, मतलब चूँकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, एक छोटा सा सवाल है जिसका जितना कम शब्दों में, हालांकि इतना आसान नहीं है उस सवाल का जवाब देना, लेकिन चूँकि आपने स्मार्ट विलेज की बात कही, तो वो स्मार्ट विलेज किस तरह का होना चाहिए? आप उस स्मार्ट विलेज को किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं देखिए बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि जो लगातार टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जरिए परिवर्तन लाने की बात है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा, क्योंकि गांव वाले अपनी टेक्नोलॉजी जानते हैं, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी के रूप में सारी दुनिया जानती है। वो क्या क्या कर लेते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वियतनाम में लोग, पानी बहता है, उसके नीचे एक छोटा सा व्हील लगा के बिजली पैदा कर लेते हैं। सिंचाई के पंप से वो गाड़ी चला, उनको बहुत मदद की आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं राजस्थान, मुझको एक डेटा याद आया। पूरे भारत में जो पर कैपिटा डेंसिटी ऑफ कैटल है, ये राजस्थान में है। आप सोचिए कि जहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहाँ पर इतने पशु कैसे हैं, इतनी सघनता। कारण उसका ये है कि ये लगातार घूमते रहते थे, और क्योंकि जगह जगह पर चारागाह थे, और चारागाह ही नहीं थे, रास्ते थे उनके जाने के। आज क्या है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में आप सोचिए, बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन। आपने उनके लिए कोई रास्ता बनाया है क्या?
या कोई छोड़ा है क्या, या क्या चारागाह बचे हैं क्या। तो वो जो पूरा का पूरा इनका चलना था पूरे साल भर मौसम के लिहाज से, वह ख़त्म हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का भी जो आसपास की दूरियां थीं, उनमें ज़रूरत नहीं कि आप बड़े बड़े ट्रक ला के पूरे वातावरण को पोल्यूट करें। वहाँ ये बहुत आसानी से यही बैल, यही चलने वाले पशु ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते थे। आपने वह भी रोक दिया, रास्ते ही नहीं बचे हैं। अब सिवा हाईवेज़ के, सिवा सड़कों के जो आपने खनन के लिए और खुदाई करके अपना माल गांव-गांव से निकाल करके ले जाने के लिए पत्थर निकाल रहे हैं आप, सीमेंट निकाल रहे हैं आप अभ्रक निकाल रहे हैं, आप बॉक्साइट निकाल रहे हैं। आपने उन पशुओं को बचाने की सोची क्या कभी? तो बड़े कायदे से, ये सिर्फ देखिए टेक्नोलॉजी ही नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल रीडिज़ाइनिंग, उन सब के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। और मैंने देखा, अपने गांव में देखा है, एक रिपोर्ट है कि बुंदेलखंड में गांव के गांव खाली हो गए। कारण क्या था? ट्रैक्टर। उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, ज़मीनें रेहन में रख दी, मोड़गास कर दिया। आजकल आप गांव में जाएंगे, जगह जगह बैंक्स खुले हुए हैं। आप ट्रैक्टर चाहते हैं तुरंत मिलेगा, बस आप ज़मीन गिरवी रखिए, ट्रैक्टर आपके घर आ जाएगा। और ट्रैक्टर आएगा, पानी नहीं है, खेती होगी नहीं, पानी बरसता नहीं है, तो 15 दिन ट्रैक्टर खेती के काम में लगेगा। लेकिन 7-8 लाख का ट्रैक्टर, उसकी जो EMI बनती है उसको कैसे पटाए? तो ट्रैक्टर से वो ढुलाई करना शुरू करता है। ट्रैक्टर की पूरी टेक्नोलॉजी ढुलाई की नहीं है, वो नम गीली ज़मीन पर खेती के लिए है। तो 2 साल में ट्रैक्टर बिगड़ जाता है, बैंक का कर्ज अदा नहीं हो पाता है, बैंक ट्रैक्टर उठा लेती है, ज़मीन छीन लेती है, और लोग घबरा के भाग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि नए सिरे से, अब कहानियाँ देखिए, आप प्रेमचंद की पढ़िए और चाहे हम सब की पढ़िए, मोहनदास पढ़िए, सब गाँव की यातना की कहानियाँ हैं। और भारत में आज भी जो सबसे अधिक सफ़र कर रहा है, जो पीड़ित है, वो भारत का किसान है। भारत के किसान। डॉक्टर सहाय, लास्ट कमेंट। गांव को अगर आप दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको आइंस्टाइन का रूप नहीं धारण करना होगा, ईमानदारी का रूप धारण करना होगा। आप गांव में वो सारी चीज़ें होने दीजिए जो आप शहर में चाहते हैं। वहाँ स्कूल खोलने दीजिए, स्कूल खोलिए, पैसा वहाँ लगाइए, अस्पताल लगाइए, वहाँ पे उनके सामान के लिए उनको बैंकों से क्रेडिट दिलाइए। आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है उनको उतनी जितनी उनके आपको इक्विटी और जस्टिस, 2 शब्द हैं अंग्रेज़ी के, जो कि हमने गांव से छीन लिए हैं। आने दीजिए। अगर देश के पास 10 रुपये हैं और 100 गांव हैं, तो आप देख लीजिए वो 10 रुपये कहाँ जाने चाहिए। और देश के पास 1000 रुपये हैं और 100 गांव हैं और 5 शहर हैं, आप तय करिए 100 गांव में कितने रुपए जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ वो न्याय होने दीजिए, वो न्याय करिए नीति निर्धारण से। सब कुछ समेट के अपने थाली में न परस लें और उनकी थाली खाली छोड़ दें। जरा सा हिस्सा बांट करके अगर हम करेंगे तो ये देश का विकास जो है गांव के ही माध्यम से संभव है। गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। और इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जिज्ञासाएं श्रोताओं से आए, बहुत सारे हाथ उठने लगे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि माइक जब दिया जाए, आपके हाथ में माइक आते ही सवाल जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखें और बताएं कि आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं। पीछे आप। Hello. Yeah, I was also born in 1959 in a village in Andhra Pradesh, and though by my profession I served in 10 states, I would like to say that contrary to what others are telling, the fundamentals of all the villages, their moral values and fundamentals are same across all the states in India. Our culture is same, although with a bit of diversity. To Sanchita, though, I would like to give some suggestions. Maybe we get linked because these not for suggestions, they won't permit here. And what I feel is, like Gandhiji said. Sir, what is your question, if you could just tell? Yes, ma'am. Coming to that, if the villages are dead, India is going to be dead. That's how relevant it is today. Because I want, if the panel would agree for that, this thing, when we had
sanctions against a country when we had the first nuclear explosion. We could survive because we were, for food security was so great with us. The manner in which the modernization, Make in India, all these are going to give so much of vast lands for, fertile lands for all these. In future, God forbid, some sanctions happen against India, can we survive in this world? Dr. Sahai, would you like to take that question? Yeah, I mean, it was a comment actually. Can we, yeah. There's one gentleman there. Yeah, yeah. In the aisle, please. हेलो नमस्ते सभी को। जैसे सर हम अभी किसान और नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय कह रहा है कि 7वां वेतन आयोग लग रहा है और उनके पदाधिकारियों ने कहा कि अब नौकरी पेशा लोगों की लाइफस्टाइल भी हायर क्लास जैसी होगी, लेकिन जब 7वां वेतन आयोग लग जाएगा तो उनकी लाइफस्टाइल हायर हो जाएगी, लेकिन एक किसान की जो लाइफस्टाइल है वो क्या बन जाएगी? जैसा कि सर ने बताया कि कितना कमा पाते हैं, बल्कि मैं मानता हूँ कि खर्चा ज़्यादा लग जाता है उसमें जितना की उपज होती है। तो ये जो खाई इतनी होने जा रही है, तो ये जैसे हम नक्सलवाद या ऐसे देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ भी शायद हो जाए ये माहौल। तो सर सवाल बताइए प्लीज। ये खाई कैसे हो सकती है कि जब इन लोगों की इतनी सैलरी हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा मेरे साथ? सवाल किसी को समझ में नहीं, सवाल अभी भी Would request you to please keep your questions very brief so that we can take more questions. And specific, please. सर जी ने बात कही थी और जो मेरा साथी नौजवान कह रहा था उसके लिए आप लोगों की एक मैं जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ आप लोगों पर। हमारे पर तो है ही, हम तो लगे ही हुए हैं सभी। मोहनदास के ज़रिए भाईजान ने किस तरह से गांव में बताते हैं, तो पंजाब का हवाला आपको, यहाँ पंजाब वाले भी आए हुए हैं, वहाँ जो खेती मंत्री हैं ना उनका नाम है तोता सिंह। अब भैया तोता तो जहाँ जाएगा वहाँ आम को भी टिक्की करेगा तो जामुन को भी करेगा, कहाँ भी। और हमारा तोता इतना कमाल का है वो पेस्टिसाइड खा गया, करोड़ों रुपए के पेस्टिसाइड भी खा गया। अब आप अगर किसी तोते की जगह किसी इंसान को ले आओ कहीं भी जहाँ भी आपके चुनाव हो, मुझे लगता है तब भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई क्वेश्चन हो तो बात कीजिए। यहाँ आयल में दाहिनी तरफ एक हाथ ऊपर उठ रहा है। देयर राइट नेक्स्ट टू यू, देयर राइट बिहाइंड यू। हेलो, मेरा एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है। जो किसान आत्महत्या जिन जगहों पे हो रही, जो चीजें हो रही वो हो रही हैं। पिछले साल उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था खेती को बचाने के लिए, वो सफल रहा। उसके बाद 50 इस समय आंदोलन चल रहे हैं पूरे राज्य में जो खेती बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खेती से प्रॉफिट हो रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी खेती बची रहे। मीडिया उन्हें कवरेज नहीं दे रहा है। लोग तो उनके बारे में बात कर सकते हैं, क्यों हम लोग बात नहीं करते अपने किसानों के बारे में? क्यों हमने क्लीशे बना लिया है कि किसान मतलब गरीब, किसान मतलब आत्महत्या करने वाला? थैंक यू। अगर ऐसा है, और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल क्लीशे नहीं बनाना चाहिए और मीडिया में बिल्कुल उस बात को, उस केस में फिर रेप्लिकेबिलिटी अगर ऐसा है तो इस तरह की गुड प्रैक्टिसेस को न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे ज़िले, दूसरे गांव तक जाना चाहिए, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाना चाहिए। इन फ्रंट, हियर, राइट इन द फ्रंट, एंड देयर इज अ लेडी राइट हियर, सो वी कुड पास। Hi, my name is Yatharth. Yeah. My name is Yatharth, and my question is, there are few villages like Hibde Bazaar and Raleganj Siddiqui, which has enormous sort of talent and development happened there on their own. Like no government helped them, but they overclaimed everything and they become self-sufficient that they can even provide occupation to some outsiders. So what we can learn from them, like what other villages can learn from them? And my second question is, there is a village, ma'am, this one is for you, Sahai ma'am. We have Navodaya Vidyalaya concept in almost every rural area of this country. And the outcome is that they are one of the most brilliant institutions that we have for not primary but post-primary education. So why don't you, like being an a member of Salahkar Parishad, why don't you put that focus on that we can have increase the number of institution in every rural part so that more and more public can go there? I know many people who belong to urban class, but they then usually go to Navodaya Vidyalaya to study there. I think Navodaya Vidyalayas are doing a very good job,
an improvement in rural education will happen when you allocate sufficient funds to them. But I want to, since you raised the question of Hivre Bazaar and Ralegaon Siddhi, you know about them because the media has written about them. And I'll go back to the youth who were there who were saying, why isn't the media writing about those stories where farmers are in a protest mode and are recovering their agriculture and making it profitable? तो मेरी राय सबसे ये होगी कि मीडिया को छोड़ दीजिए, बिल्कुल काम करने दीजिए. जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम बोलता है, अपने आप बोलता है. एक आखिरी सवाल, lady here. Good evening to all the panelists sitting over here. My name is Kritika. My question to you is that climate change and unseasonal rains have become a global issue these days. So, as ma'am talked about Niti Nirdharan and the participation of youth, I wanted to know that what as the youth of this country or the very children of farmers we can do at the grassroots level for our farmers so that they are not pushed to take such stern and extreme steps. Travel to the rural areas. Stay there. Spend time Live there. Spend time there. Understand their problems, and you have the advantage of bringing these problems that maybe not every kid in the village can. Bring it to the attention of policymakers. There are lots of online petitions, there are lots of online campaigns. Start a campaign of your own, join another campaign, talk about rural India, talk about farmers, demand for them their rights, help them when they are demanding their rights. You have to go back to the village, you can't do it from the city. And for the gentleman there and for the lady here, you have the power of social media, so use that. सर, मेरा नाम बलराम गहलोत है. आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाने की एक मुहिम चलनी चाहिए. जी, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाने की एक मुहिम चलनी चाहिए. इसके बारे में आपके क्या विचार है? जरूर चलनी चाहिए. जो चले, मुनाफा हो. खेती में अगर वो 10 रुपए की लागत लगाता है तो उसको कम से कम 15 रुपए का निकले तो खेती में से, उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए. एक सेकंड में मैं बताऊं, क्योंकि पंजाब अगर ये सारी मार झेल रहा है ना, क्योंकि खेती का उद्योगीकरण नहीं हुआ, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है एग्रीकल्चर की तो मुझे लगता है पंजाब समृद्ध हो सकता था. धन्यवाद सर. बहुत बहुत शुक्रिया. जितने गांव हैं उतनी ही कहानियां हैं हमारे पास, उतनी ही बातें हैं करने को. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका भी. और अगर कुछ सवाल है तो ऑथर्स कॉर्नर में आप हमारे ऑथर्स से बात कर सकते हैं. We wish to thank our speakers, Sanchayita Gajapati Raju, Uday Prakash, Desraj Kali, Suman Sahai and Anu Singh Chaudhary. We would also take this opportunity to thank Dainik Bhaskar Bhasha Series for sponsoring this session. We have a couple of sessions coming up outside the bar hall. We have Yuva Ekta Foundation coming up with a play, Finding Me Right Now at 4:45. Also at Google Mughal tent, we have Keeping the World Safe for Poetry. Ashok Vajpayee, Salil Tripathi, Nirupama Dutt in conversation with Nilanjana Roy. And at 5:15 we have the debate, is freedom of speech absolute and unconditional?